सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए। मैं आपको रेगुलर लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं 15 से 16 टॉपिक का। तो पहला टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा जनगणना 2011 की प्रमुख वाद्य यंत्र वादक, स्पोर्ट करंट अफेयर, अवार्ड, पंचवर्षीय योजनाएं, नृत्य, त्योहार, रैंक इंडेक्स, इसरो डीआरडीओ ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रमुख लेखक, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सन अभ्यास, अपॉइंटमेंट, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी के ये टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रेगुलर मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ। जो लोग पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा 15 से 16 टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक आपके सामने बनेगा कि कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कितने लोगों को प्रदान किया गया है लच्छू महाराज पुरस्कार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी, 10 लोगों को प्रदान किया गया है। क्योंकि अभी तक जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें अगर कोई पुरस्कार पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं कि कितने लोगों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जिसने भी एग्जाम दिया है या एसआई का दिया हो तो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कितने खिलाड़ियों को या कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इस तरीके से जो एग्जाम में आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये टोटल 10 लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं। 2018 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार हेमा मालिनी को दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे इनका फोटो देख पा रहे होंगे। आप इनका नाम जानते होंगे कौन है, इनकी वाइफ है और इनका नाम तो आप लोग कोई जानता होगा। इनका नाम है सायरा बानो। इनको 2019 के लिए दिया गया है। इनका नाम है सायरा बानो, जो कि इनको 2019 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार दिया गया है। अब मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ जिससे कि टोटल 10 लोग हैं किनको किनको दिया गया है। उमा शर्मा की बात करें तो 2015 के लिए दिया गया है। रमा वैद्यनाथन की बात करें 2016 के लिए दिया गया है। उमा डोगरा की बात करें 2017 के लिए दिया गया लच्छू महाराज पुरस्कार। और 2018 के लिए अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया हेमा मालिनी को दिया गया है, ठीक है। और की सायरा बानो को 2019 के लिए दिया गया है। 2018 के लिए संध्या पुरीचा को दिया गया है। और मालविका मित्रा को किस वर्ष के लिए दिया गया है? 2021 के लिए दिया गया है। और ये किससे जुड़े हैं ये भी याद रखना है। इनका क्षेत्र किस क्षेत्र से जुड़ी है? कथक से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। बाकी प्राची शाह को 2022 के लिए दिया गया है और आसिम बंधु भट्टाचार्य को 2023 के लिए दिया गया है। अब 2024 के लिए किसको दिया गया है? तो भैया नाम याद रखना, पंडित राजेंद्र गंगानी को दिया गया है 2024 के लिए। 2018 के लिए हेमा मालिनी को दिया गया है। 2019 के लिए सायरा बानो को दिया गया है। 2023 के लिए आसिम बंधु भट्टाचार्य को दिया गया है और 2024 के लिए राजेंद्र गंगानी को दिया गया है लच्छू महाराज पुरस्कार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा और इम्पोर्टेंट ये पुरस्कार भी है लच्छू महाराज पुरस्कार। तो ये याद रखना है टोटल 10 लोगों को प्रदान किया गया है। टोटल 10 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें से आप इनका नाम यहाँ पे देख पा रहे कि किस वर्ष के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार किसको दिया गया है। तो बाकी एक नज़र आपको ये रिवीजन होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम आता है सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिकम पुस्तक संकलित की है? तो शूद्रक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सितार। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो चुका है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फेमस पर्सन है, तो ये किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तबला के लिए जाने जाते थे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप फोटो भी देख सकते हैं कि भारत का पासपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है भारत का। तो ऑप्शन भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 76 जो है महान्यायवादी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 123 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस आर्टिकल के तहत लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 143। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 143 के तहत। अगला है कि हिंदी भाषा का विकास किस आर्टिकल में मिलता है। तो किस आर्टिकल में मिलता है हिंदी भाषा का विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा 343। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का विकास 343 के आर्टिकल में मिलता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति शासन का संबंध किस आर्टिकल में मिलता है। तो किस आर्टिकल में मिलता है राष्ट्रपति शासन। तो राइट आंसर हो जाएगा 356। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रैंक इंडेक्स से एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपके एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम दो, एनटीपीसी का दो या आरपीएफ कांस्टेबल का दो, एएलपी का दो, कोई भी एग्जाम दो, रैंक इंडेक्स करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भैया भारत की रैंक 159वीं है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 159वीं रैंक है किस देश की, भारत की किस रैंक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद हो सके। इंडिया की रैंक कितनी है, 159वीं। कितने देशों में, 180 देशों में। किस रैंक में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इंडेक्स में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो ये याद रखना, क्योंकि भारत विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है। तो ये कब से कब तक माना जाता है। तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश माना जाता है पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है भैया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा घूमर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। अब आपसे तो गिद्दा पूछा जा सकता है कि गिद्दा किस राज्य का है। पंजाब का है। छऊ ये पश्चिम बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है और झारखंड का भी है। बिहू असम का है। तो ये सभी आपको नृत्य याद रखना है। अगला है कि कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है किस देश को पीछे छोड़ते हुए, जापान को पीछे छोड़ते हुए। कौन सा देश बन गया है। तो ये भारत देश बना है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया है, भारत बन गया है। तो भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और जो इमेज में लिखा है आप उसे भी पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं। जून में या जुलाई के बीच में हो सकता है कि एनटीपीसी के एग्जाम हो जाए। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब यही टाइम है कि आपको भरपूर मेहनत करनी है और रिवीजन करना है। तो इंडिया जो है किस देश को पीछे छोड़ते हुए ये तीसरा लार्जेस्ट पावर जनरेटर ये बन गया है। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बना है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में स्थित है। तो मुंबई विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अब इनका नाम याद रखना, क्योंकि फेमस ये एक्टर हैं, फेमस पर्सन है। इनको क्या दिया गया है,
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है ये किनको प्रदान किया गया है भैया, अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। आप इनका सुंदर सा मुस्कुराता हुआ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ जी को दिया गया, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन बांसुरी वादक है, इनमें से कौन बांसुरी वादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोहन बीड़ा, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है। तो मोहन बीड़ा की अगर हम लोग बात करें तो मनमोहन भट्ट ने किया है, मनमोहन भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो 10 वर्षीय जनगणना भारत में कब प्रारंभ की गई थी। तो 1881 याद रखना, ठीक है, 1881 याद रखना। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, फतेह किया है। तो ज्योति रात्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराया है, तो ये आपको याद रखना है कि ज्योति रात्रे 54 वर्ष की आयु में सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। 54 वर्ष की आयु में एवरेस्ट फतेह किया है। नाम क्या है इनका, याद रखना, ज्योति रात्रे नाम है इनका। तो ज्योति रात्रे बन गई हैं। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस देश की पर्वतारोही जिनका नाम पूर्णिमा श्रेष्ठ है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई करके एक उपलब्धि हासिल की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कितनी बार चढ़ाई किया है, 3 बार चढ़ाई की है। तो उनका नाम क्या है, पूर्णिमा श्रेष्ठ। लेकिन ये किस देश की हैं, तो ये नेपाल से बिलोंग करती हैं, नेपाल देश की हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 3 बार फतेह किया है माउंट एवरेस्ट पर। तो इनका नाम याद रखना। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। मैं आपको हर एक करंट अफेयर्स का एक फोटो जरूर दिखाऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद हो सके। फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक पत्रकार हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ जो कि 2 सप्ताह में 3 बार एवरेस्ट फतेह किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा भैया, बाकी इनका नाम याद रखना। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो नाम आता है इनका सामने सत्यदीप गुप्ता। तो सत्यदीप गुप्ता है जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। तो जो पहली बार कोई चीज़ एस्टेब्लिश की जाए या भारत में या वर्ल्ड में, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। सत्यदीप नाम इनका क्या है, सत्यदीप गुप्ता। तो इनका नाम याद रखना, जो कि माउंट एवरेस्ट और लोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किसका जनसंख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना से एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आता ही आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने % है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74%। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है। तो नागालैंड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 18वीं लोकसभा में प्रोटाइम स्पीकर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था। तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसे अपॉइंट किया गया था, तो भर्तृहरि मेहताब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनको 18वीं लोकसभा में प्रोटाइम स्पीकर बनाया गया था। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। ये है भर्तृहरि मेहताब, इनका यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। प्रोटाइम स्पीकर की पद की शपथ ली है और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस शपथ को दिलाया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डांगी।
तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो भैया ये झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। क्या मनाया जाता है? सरहुल त्योहार मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की अहमदाबाद शहर को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर उतारने जा रहा है? तो किस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारने जा रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगलयान 2 मिशन के तहत जो है इसरो ने एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर उतारने जा रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं और जो इमेज में लिखा है आप उसे पढ़ा करिए, क्योंकि जो चीज़ पढ़ेंगे दिमाग से मन लगाकर वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि योजना अवकाश के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना अवकाश के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहली पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था? तो जोसेफ स्टालिन, और ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? तो क्या था भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि का विकास। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? कृषि का विकास। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था सार्वजनिक क्षेत्र पर था, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस किस पर था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गरीबी उन्मूलन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस गरीबी उन्मूलन था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्योतिबा फूले किस आंदोलन से जुड़े थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा भैया? कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि किस आईआईटी ने अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी धारवाड़। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि आईआईटी धारवाड़ ने अग्नि बचाव ड्रोन लॉन्च किया है, तो आप ये देख सकते हैं। अगला है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि गणित का एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि गणित का एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है गणित का एबल पुरस्कार। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं, ये है मैथमेटिशियन मिशेल टैलाग्रैंड को एबल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, बाकी याद रखना। अगला है एक नया संस्मरण नाइफ किसके द्वारा लिखा गया है?
तो नए पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं। ये है सलमान रुश्दी, एक नया संस्मरण लिखा है नाइफ। तो ये इनकी पुस्तक, ये याद रखना। अगला है कि अप्रैल 2024 में किस देश ने भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है? तो जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाम्बिया और मलावी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने भी पूरे दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। तो ये आपको याद रखना चर्चित विषय है। अब आपसे स्टैटिक पार्ट में जिम्बाब्वे के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी क्या है? हरारे इसकी राजधानी याद रखना। अगला है कि कौन से भारतीय कंपनी पहली बार अमेरिका में अपने दूध उत्पाद लॉन्च करने जा रही है? भारत में या वर्ल्ड में कोई चीज़ पहली बार शुरू की जाए, एस्टेब्लिश की जाए, बनाई जाए, लॉन्च की जाए, वो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका में दूध उत्पाद लॉन्च करने जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अमूल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय कंपनी ने अमेरिका में दूध उत्पाद लॉन्च करने जा रही है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं आप कि आपको एग्जाम तक याद हो सके कि अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है किसने? अमूल ने, भारतीय कंपनी अमूल ने। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो पहली बार कौन सा देश भाग ले रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ये भाग ले चुका है। ये 2024 का करंट अफेयर है, ठीक है। ये क्योंकि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, वही एग्जाम में आएगा। तो कौन सा देश है जो कि पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया है? तो सऊदी अरब विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इमेज में जो लिखा है आप उसे पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इरा। ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगी। ये भारत की पहली एआई जनरेटेड फिल्म है इरा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म इरा। तो आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया ने भारतीय नागरिकों को हैती से निकालने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन को शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो बाकी आप दूसरा भी फोटो देख सकते हैं। फोटो से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक का आयोजित करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सा डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि डस्ट लेक ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो बाकी ये आपको याद रखना है। अगला है कि WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भैया भारत किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे स्थान पर है, सेकेंड स्थान पर है। तो ऑप्शंस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली रैंक किसकी है? चीन की है, यानी कि चीन के बाद भारत की दूसरी रैंक है। 3.4 करोड़ से अधिक भारतीय हेपेटाइटिस संक्रमण से संबंधित है। अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस याद हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। भारत ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। 67 यूनिकॉर्न विथ इंडिया रैंक थर्ड हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार। तो बाकी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, कितने करोड़ है? तो ये कितने करोड़ है आप
को भारत की जनसंख्या भी पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 144.17 करोड़। अब भारत की जनसंख्या हो गई है। किस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ हो गई है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं आप। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक बने थे, जो कि 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अब उसमें भारत की तरफ से, भारतीय टीम की तरफ से ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो शरथ कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। शरथ कमल टेबल टेनिस प्लेयर है, ये भी याद रखना, टेबल टेनिस प्लेयर है शरथ कमल। इंडिया फ्लैग बीरर ओलंपिक के लिए इनको चुना गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब एक फ़ोटो और मैं दिखा रहा हूँ, अब एक फ़ोटो और देखेंगे तो आपको और भी जानकारी एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ना कि सेव द मिशन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि समर पैरालंपिक गेम्स का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में किया गया था। 2028 में कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 को किसने जीता है? तो भैया कार्लोस सैंज ने जीता है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कार्लोस सैंज ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 जीता है। अगला है कि मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है? 2024 का मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये नाम याद रखना, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टिन की जोड़ी ने। तो ये पुरुष युगल का खिताब जीता है, ठीक है, पुरुष युगल का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टिन की जोड़ी ने मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टिन की जोड़ी ने मियामी ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। बाकी ये याद रखना। अगला है कि जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 को किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टैपेन ने ये जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। चलिए इसके बाद अगला है कि वर्ष 2024 में चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ है जो कि मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 50वीं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी याद रखना 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है चिपको मूवमेंट की। उत्तराखंड हिल्स में है, बाकी आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में की गई थी, बाकी याद रखना। और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और 50वीं एनिवर्सरी चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट की सेलिब्रेट की गई है वर्ष 2024 में। अगला है कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। दूसरा भी फ़ोटो देख सकते हैं कि इन्होंने अपने करियर में पहला ये ग्रैंड स्लैम जीता है लैंडो नॉरिस ने, मियामी ओपन 2024। अगला है कि किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है? तो चाइना ने जीता है मेल और वो मेल कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब चाइना ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि मेंस कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी में थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब चाइना ने जीता है, दोनों कैटेगरी में जीता है। अगला है कि कौन सा देश 2027 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन करेगा? तो कौन सा देश करेगा 2027 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि ब्राज़ील जो है 2027 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश सेगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी याद रखना। चलिए एक फ़ोटो और देख सकते हैं, और फोटो में जो लिखा है आप उसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसे पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और बाकी रोमानिया की बात करें कि इसकी राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है, ल्यू यहाँ पे मुद्रा है। बुल्गारिया की बात करें तो सोफिया इसकी राजधानी है, ल्यू यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो आपसे स्टैटिक पार्ट में पूछा जा सकता है। अगला है
कि पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सितार। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ये उड़ीसा का नहीं है, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई ये किस राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान का है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये फिल्म जगत में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रंगा स्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस खेल के विजेताओं को प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के और कौन कौन से अन्य त्यौहार हैं? रथ यात्रा याद रखना, राजा परवा, पूरी बीच महोत्सव, कोणांक नृत्य महोत्सव, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये सब अन्य त्यौहार हैं। तो ये आपको याद रखना है। मुंडेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गुजरात के अन्य महोत्सव कच्छ का रण, मुंडेरा, सप्तप संगीत और गुजरात के प्रमुख जो नृत्य हैं गरबा, डांडिया, तिप्पानी और भवई, गिद्दा, ये सब गुजरात के नृत्य हैं। तो आपको याद रखना है। अगला है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप यहाँ पे इनका देख सकते हैं। तो ये 15 से 16 टॉपिक है जो मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं और ये क्लास हमारी रोज चल रही है। बाकी सेशन कैसा लगा आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।